विश अभी भी हैरानी से डॉक्टर सिमरन को देख रही थी, जो मुस्कुराते हुए विश और ट्विंकल को देख रही थी। सिमरन के बारे में उसने कई बार सुना था, लेकिन कभी उसे देखा नहीं था। उसे याद आता है कि जब वो ट्विंकल के इलाज के लिए पहली बार बड़े हॉस्पिटल में गई थी, तो उसे यही नाम सुनाई दिया था। कई बड़े लोग मीटिंग के दौरान इसी नाम का इस्तेमाल करते थे और उनकी सर्जरी को रैफर की तरह लेते थे। उनमें से 2-3 बिंदु तो ऐसे थे जो डॉक्टर कामत ने खुद ट्विंकल की इलाज के दौरान इस्तेमाल किए थे। डॉक्टर कामत ने बताया था कि सिमरन बहुत अच्छी डॉक्टर है और उसकी सर्जरी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर विश चाहती है तो डॉक्टर कामत उसके लिए डॉक्टर सिमरन का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लेकिन उस समय वो इंडिया में नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे ये कहा था कि एक बार सिमरन को वापस इंडिया आ जाने दीजिए। उसके बाद ट्विंकल की सर्जरी के लिए सिमरन से अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। मैंने सिमरन को यहाँ पर ट्विंकल की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। अभय ने जैसे ही ये कहा, विश की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से अभय को देखने लगती है। उसने ट्विंकल की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सिमरन को यहाँ बुलाया है, लेकिन क्यों? ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती है कि ट्विंकल का इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से हो, लेकिन इसके अलावा उसके बच्चे के लिए इतनी बड़ा फैसला लेने से पहले अभय ने उससे पूछना तक भी जरूरी नहीं समझा। विश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सिर्फ अभय को ट्विंकल के साथ खेलने की परमिशन दे सकती थी, लेकिन उसके लिए फैसले लेने की नहीं। सिमी, तुम एक बार लिटिल स्टार को चेक कर लो और उसके बाद तुम बता दो ट्रीटमेंट कब से शुरू होगा। अभय सिमरन से ये बोल ही रहा था कि विश ने उसे टोकते हुए कहा, 1 मिनट प्लीज। उसके बीच में रोक देने की वजह से वो दोनों एक साथ विश की तरफ देख रहे थे। अभय देख सकता था कि विश के चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो अपने गुस्से को सिमरन के सामने छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो उसके सामने ये दिखाना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी से अभय की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे 2 मिनट के लिए अकेले में बात करनी है। विश ने ये शब्द कहते हुए पूरी कोशिश की कि वो कहीं से भी असभ्य ना लगे। उसके अंदर गुस्सा भले ही बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे कंट्रोल करके अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। अभय ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए सिमरन से कहा, ठीक है, मैं 2 मिनट बात करके आता हूँ। सिमरन भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है, लेकिन फिर उसने विश की तरफ देखा, जिसके गोद में इस समय ट्विंकल थी, और फिर अभय ने धीरे से उसे कमरे में चलने का इशारा किया। उसके इशारे को समझते हुए विश जल्दी से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। अगर तुम चाहती हो तो थोड़ी देर के लिए ट्विंकल को मुझे दे सकती हो, हम दोनों बातें करेंगे, एक दूसरे से दोस्ती करेंगे। फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, सिमरन ने विश से कहा। तो विश असमंजस के साथ सिमरन को देख रही थी, लेकिन अभय विश को देखते हुए बोला, लिटिल स्टार को सिमरन को दे दो, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। विश ने धीरे से खुद से ट्विंकल को अलग किया और फिर सिमरन की तरफ बढ़ा दिया। सिमरन ने भी अपने हाथों को आगे किया और ट्विंकल सिमरन के गोद में चली गई। अभय कमरे की तरफ बढ़ जाता है और विश एक नज़र सिमरन और ट्विंकल को देखकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, विश ने सीधे जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो पलटती है और गुस्से में अभय को देखते हुए कहती है, आप अपने आप को समझते क्या हैं? अभय उसे देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और वो गुस्से में भड़कते हुए अभय से बात कर रही थी। विश गुस्से में आकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आप कुछ भी करेंगे और मुझसे पूछेंगे भी नहीं। आप होते कौन है ये सब करने वाले? विश गुस्से में भड़कते हुए और धमकी भरे आवाज में अभय को सुना रही थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे अभय की तरफ कदम बढ़ा रही थी और बिल्कुल अभय के सामने पहुंच गई, तो अभय ने भी एक सख्त आवाज के साथ उसे चेतावनी देते हुए कहा, सबसे पहले तो अपनी आवाज नीचे करो मिस विशाखा। विश के कदम वहीं रुक गए। उसने देखा अभय की निगाहें भी सख्त हो गई थी। अभय कोई मामूली इंसान नहीं था, लोग उस पर अपनी आंखें उठाने से पहले एक बार सोचते थे, और यहाँ तो विश उसके सामने ऊंची आवाज उठा रही थी। अभय घूरते हुए विश को देखा है और अपने दोनों हाथ बांधकर उसके सामने खड़े होते हुए बोला, अब आराम से मुझे ये बताओ कि इतनी बहादुरी दिखाने की वजह क्या है? मिस्टर कोटियन, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। विश के शब्द कड़वाहट से भरे हुए थे, लेकिन अभय को समझ ही नहीं आया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। विश आगे चलते हुए कहती है, आपने मेरी परमिशन के बिना ट्विंकल के लिए डॉक्टर बदलने का फैसला कैसे कर लिया? आपने एक बार इस बारे में मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे बच्चे के लिए इतना बड़ा फैसला लेने का अधिकार आपको किसने दिया है?
विश भड़कते हुए अभय से ऐसे सवाल किया जा रही थी, लेकिन अभय सिर्फ उसे शांत निगाहों से देख रहा था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, तुमने। जैसे ही अभय ने विश को तुमने कहा, वो एकदम स्तब्ध रह गए। उसने कब अभय को इन सब का अधिकार दिया? वो हैरानी से उसे देख रही थी। अभय मुस्कुराता हुआ विश की आंखों में देखता है और उसके चेहरे के पास झुकते हुए बोला, हाँ मिस विशाखा, तुमने और तुम्हारे ऊपर मेरे जुनूनियत हक ने। उसने बिल्कुल ऐसे कहा जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके स्वर बिल्कुल सामान्य थे। अभय सीधा खड़े होते हुए कहता है, सिमरन को यहाँ बुलाने के लिए मुझ पर गुस्सा दिखाने की बजाय तुम्हें मेरा थैंक यू करना चाहिए। अभय के ये शब्द बिल्कुल बेफिक्री भरे थे, जैसे कि अभय चाहता है कि वो उसे थैंक यू कहे, लेकिन थैंक यू कहने की जगह वो उस पर इल्जाम लगा रही है। उसने अपने कंधे उचकाए और बेपरवाह अंदाज में कहा, सिमरन एक अच्छी डॉक्टर है। अगर वो ट्विंकल का इलाज करेगी तो उसकी लाइफ सेफ रहेगी। ये तय करना मेरा काम है। मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये फैसला मैं लूंगी मिस्टर कोटियान। आपको किसी भी तरीके से मेरे बच्चे के जीवन में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। ना तो मुझे और न ही मेरी बेटी को आपके किसी भी फैसले की जरूरत है, तो हमें अपनी जिंदगी में शामिल मत कीजिए। विश एकदम से गुस्से में भड़कते हुए कह रही थी। उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था, और जब अभय ने देखा इसकी विश का गुस्सा हर एक पल के साथ बढ़ रहा था, लेकिन अभय इस समय विश पर ना तो गुस्सा होने के इरादे में था और न ही उससे लड़ना चाहता था, क्योंकि वो तो इस छोटी सी बिल्ली के साथ मजे से खेलना चाहता था। उसने जल्दी से अपने 2 कदम बढ़ाए और विश और अपने बीच की दूरी को खत्म कर दिया। झटके से विश की कलाई को मोड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया और उसे अपने सीने से लगा दिया। विश तड़प रही थी और वो अगले ही पल छटपटाने लगी, लेकिन अभय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना ली। वो उसकी बाहों में इधर उधर खिंचाव महसूस कर रही थी, लेकिन अभय की निगाहें उसी के ऊपर थी और उसकी उन सख्त निगाहों को देखकर विश की सारी हरकतें बंद हो गई। वो चुपचाप अभय की बाहों में खड़ी हो गई। अभय ने धीरे से उसकी कमर को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, तुम पहले ही मेरी लाइफ में शामिल हो चुकी हो मिस विशाखा। ये कहते हुए अभी धीरे से उसके गालों के पास झुकता है और उसके कानों के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उससे कहता है, क्या तुम भूल गई मैं तुम्हारा मालिक हूँ, और वो तुम ही हो जिसने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए मुझे अपना मालिक बनने दिया है। जब तुम अपनी मर्जी से अपना सब कुछ मुझे सौंप रही हो, तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत का ख्याल नहीं रखना चाहिए मिस विशाखा? मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर तुम्हारा बच्चा ही है, इसीलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मुझे तुम्हारी सभी शर्तें पूरी करनी होगी, जैसे आज तक मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करते आया हूँ, आगे फ्यूचर में भी करता रहूंगा। विश निशब्द रह गई और वो हैरानी से उसके शब्दों को सुन रही थी। वो कुछ भी गलत नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी सुनने के साथ साथ विश गुस्सा होने की बजाय दुखी हो रही थी। उसे याद आ रहा था कि वो एक समझौते से बंधी हुई है। अभय की बातों ने उसे अंदर तक एक पीड़ा पहुंचाई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो ट्विंकल के इलाज अकेले नहीं कर सकती है, और इसके इलाज के लिए अभय उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो अभय की गुलाम है और अभय अपने गुलाम की इच्छा को पूरी कर रहा है। लेकिन क्या वो बस इसीलिए कर रहा है? नहीं हो सकता है, इसके पीछे उसका और कोई मकसद हो सकता है। इसीलिए वो पहले सबके ऊपर अपना भरोसा हासिल करना चाहता है, ताकि अपने बुरे इरादों को अंजाम दे सके। चाहे कुछ भी हो जाए, विश उसे उसके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन जब अभय ने ये कहा कि वो उसका मालिक है, तो न जाने क्यों विश के दिल में एक दर्द का एहसास हो रहा था। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसुओं ने फिर भी उसकी आंखों पर कब्जा कर लिया था। विश के अंदर कोई दिल नहीं थे, जज्बात नहीं थे जो किसी के लिए कुछ महसूस कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसे अपने अंदर एक दर्द का एहसास हो रहा था। अभय की बातों ने उसे निराश कर दिया था। वो अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए वहीं पर खड़ी थी। शायद कुछ वक्त के लिए वो ये बात भूल गई थी, लेकिन अभय ने उसे फिर से एहसास दिला दिया था कि वो कोई वस्तु है, एक सामान जिसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। जब बात उस इंसान की हो जिससे तुम प्यार करती हो, तो उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता है मिस विशाखा। अभय के शब्दों को सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या मतलब है उसके कहने का? उसके जैसा बेदिल इंसान प्यार के बारे में कैसे बात कर सकता है? वो धीरे से अपनी आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा उठाती है और अपनी पलकों को उठाकर उसने अभय को देखती है, जिसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही कोई पछतावा। वो बिल्कुल शांत लग रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी।
अभय ने विश की कमर से अपने हाथ हटाए और अपनी पैंट की दोनों जेब में अपने हाथ डालते हुए शांति स्वर में कहा, तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो और उसी के प्यार के लिए तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए थे। सिर्फ उसकी भलाई के लिए। तुमने सही गलत किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की थी। इसलिए अब सही गलत के बारे में सोचना बंद करो और मुझसे बहस करना बंद करो। इस तरीके से लड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकती हो। मैंने सिमरन को यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो एक्सपीरियंस हार्ट सर्जन है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लिटिल स्टार का ठीक से इलाज करेंगे और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। विश चुपचाप बस उसकी बात ही सुन रही थी। अभय ने आगे कहा, इसके अलावा मैंने देखा है उस डॉक्टर को जो ट्विंकल का ट्रीटमेंट कर रहे थे। मुझे लगा नहीं कि उनके इलाज से ट्विंकल की सेहत पर कुछ असर हो रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें लिटिल स्टार की कितनी परवाह है या नहीं, लेकिन उसकी गिरती हुई हेल्थ रिपोर्ट को देखते हुए मुझे उसकी परवाह है। अगर वो डॉक्टर इतना ही अच्छा होता तो ट्विंकल की हालत में थोड़ा सा सुधार तो आता। विश ने जल्दी से कहा, लेकिन वो काफ़ी समय से ट्विंकल का इलाज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इलाज कर रहे हैं। ट्विंकल को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। डॉक्टर क्या उसका रिश्तेदार था जो विश उसे बचाने की कोशिश कर रही थी? अभय ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, उसकी दवाइयों की वजह से लिटिल स्टार की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो सोते हुए बेहोश हो जाती है, ज़्यादा हालत खराब होने की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती है और उसे हैवी मेडिसिन देनी पड़ती है। तुम्हें लगता है एक छोटी बच्ची इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है? अपने ईगो को साइड में रखिए मिस विशाखा। ट्विंकल को एक अच्छा इलाज मिलने जा रहा है और उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसीलिए उसे वो मिलने दीजिए। मुझे यकीन है कि ट्विंकल का इलाज अगर सिमरन के हाथों होगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी और रिजल्ट आपको जल्द ही नजर भी आएगा। सिमरन के पास ऐसे कई केसेस आ चुके हैं जो ट्विंकल से भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन फिर भी सिमरन ने उन्हें ठीक किया है। यहाँ आने से पहले सिमरन पूरी केस की स्टडी करके आई है और उसे अच्छी तरह से पता है कि ट्विंकल के लिए कहाँ से इलाज शुरू करना है। विश घबरा गई थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा। अगर उसकी बेटी को एक अच्छा इलाज मिल रहा था तो ये उसके लिए भी अच्छी खबर थी। वो बस ट्विंकल को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अभय से बहस करना बंद कर दिया। लेकिन वो डरते हुए उससे कहती है, मुझे उनकी फीस के बारे में कुछ नहीं पता है। वो तो बहुत बड़ी सर्जन है ना, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। डॉक्टर सिमरन की फीस कितनी है? मुझे लगता है कि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। इलाज में खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। उसका नाम बहुत बड़े बड़े डॉक्टर में दिया जाता है और उन्हें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उनकी फीस और इलाज के खर्चे का सोचकर विश परेशान हो रही थी। उसने अभय को देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं उनकी फीस। मुझे इतना तो पता था कि तुम में दिमाग कम है, लेकिन तुम अपने कम दिमाग का इस्तेमाल बेवकूफ़ों भरी बातों के लिए करोगी, ये जानकर मुझे हैरानी हुई मिस विशाखा। अभय ने सीधे तौर पर उसकी बेइज्जती भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर फेंका, जिसे सुनकर विश एकदम से घूर कर उसे देखने लगी। वो कहना क्या चाहता है, ये सोचते हुए उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और अभय उसे तीखी निगाहों से घूर कर देखता है और उसे गुस्से में कहता है, सिमरन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके अलावा अगर वो मेरी दोस्त नहीं होती तो भी लिटिल स्टार के इलाज के खर्चे के बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटिल स्टार के ट्रीटमेंट का पूरा ख्याल में रखूंगा। और उसके बाद अभय 2 मिनट रुक जाता है। वो गुस्से में अभी भी विश को देख रहा था। उसने आगे के शब्द कहे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी। विश ने जब उसकी बात सुनी तो वो अंदर तक कांप गई। वो हैरानी से उसे देख रही थी और उसके शब्दों ने उसके दिल और दिमाग में अजीब सी उथल पुथल पैदा कर दी थी। विश के दिल और दिमाग के बीच जंग चलवा कर अभय ने उसे एक गुस्से भरी नज़रों से देखा और अगले ही पल वो कमरे से बाहर चला गया। विश अपनी दुविधा में वही खड़ी थी। क्या मतलब था अभय के कहने का कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो ट्विंकल का ख्याल रखेगा? ये बात तो सिर्फ विश पर अपना हक जमाने की थी ना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो विश के ऊपर से उसका हक भी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ट्विंकल के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। यही सोचते हुए वो और ज़्यादा पागल हो रही थी। अभय सिर्फ एक जटिल इंसान ही नहीं है, बल्कि उसकी बातें भी उसी की तरह गोल गोल है। वो कब क्या बोलता है और उसके शब्दों का मतलब क्या है, विश इस इंसान को कभी नहीं समझ पाएगी। न तो वो उसकी बातें समझ पाएगी और ना ही उसकी इरादे समझ पाएगी। कहीं पर पढ़ा था कि अगर खेल में जीत हासिल नहीं होगी तो सामने वाले के साथ खेलना बंद कर दो और उसके साथ खेल में शामिल हो जाओ। विश ने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया। उसे पता था कि वो अभय से कभी नहीं जीत सकती है।
इसीलिए उसने उसके साथ लड़ना ही बंद कर दिया और उसकी बातों में सहमत हो गई। विश गहरी सांस छोड़ती है और वो भी कमरे से बाहर चली जाती है। वो सब लोग सोफे पर बैठे हुए थे। सिमरन ने अपने फ़ोन पर कुछ सर्च किया और उसके बाद उसने विश को देखते हुए कहा, मुझे ट्विंकल की पुरानी हेल्थ रिपोर्ट देखनी होगी। उसे देखने के बाद ही मैं कोई डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। सब लोग इस समय सोफे पर बैठे हुए थे। डॉक्टर ट्विंकल की हेल्थ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ट्विंकल वही कर रही थी जो उसका सबसे पसंदीदा काम था, वो था अपने रिची रिच अंकल की गोद में बैठकर उसके कोट के बटन के साथ खेलने का। वो उसे अपनी उंगलियों से घुमा घुमा कर कोई सुरीला साउंड अपने मुंह से निकाल रही थी। सिमरन की बात सुनकर विश जल्दी से कहती है, ट्विंकल की सारी टेस्ट रिपोर्ट घर पर है, मेरे कपबोर्ड में। सिमरन मुस्कुराते हुए विश को देखकर बोली, हो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो इसी बहाने मैं आपका घर भी देख लूंगी। आखिर अब मुझे वहीं पर जो रहना है। विश को अचानक से धक्का लगता है और वो खांसने लगती है। उसे ऐसा करते देख अभय, सिमरन और ट्विंकल तीनों एक साथ उसे देखने लगती है। विश ने जल्दी से टेबल पर रखा हुआ पानी उठाया और उसे पीने लगी। वो हैरानी से सिमरन को देखती है जो मुस्कुराते हुए उससे बोली, मुझे लगता है अभय ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं है। अगर उसने नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ट्विंकल के इलाज के दौरान मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहने वाली हूँ ताकि ट्विंकल का और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकूं। मुझे अभय ने ही इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, पर लगता है वो तुम्हें बताना भूल गया। अभय बादाम खाया करो। सिमरन ने अभय को देखकर लास्ट वाली लाइन कही तो विश उसे घूर कर देखने लगती है। ये अभय का ही फैसला था कि ट्विंकल के इलाज के दौरान सिमरन विश के साथ उसके घर में ही रहेगी, और सिमरन इस बात के लिए राजी भी हो गई थी। वैसे तो विश को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सिमरन एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी। उसके नाम और प्रतिष्ठा का अपना एक अलग रुतबा था और इतनी बड़ी डॉक्टर विश के घर में रहेगी। विश तो खुद एक रेंटेड कमरे में रहती है। हालांकि उसका और जिया का रिश्ता बिल्कुल बहनों जैसा है और जिया उसे ऐसे रहने देती है जैसे कि वो उसी का ही घर है, लेकिन फिर भी शायद सिमरन के लिए ये चीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। वो हैरानी से अभय को देखने लगती है। एक बार फिर से उसने विश की जिंदगी में अपना एक फैसला ले लिया और फिर से न तो विश से पूछा और न ही उसे बताया। लेकिन वो अभी अभी इसी चीज़ का एक्सपीरियंस करके कमरे से लौटी थी। दोबारा से इस इंसान के साथ बहस करके वो अपनी एनर्जी नहीं कम करना चाहती थी। उसे पता था कि वो कुछ भी कर सकता है और किसी से कुछ भी करवा सकता है, तो उसके लिए सिमरन को इस बात के लिए राजी करना कौन सी बड़ी बात होगी। और विश की बातों को नज़रअंदाज करना तो उसका फेवरेट काम है। सिमरन अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। मुझे ट्विंकल की रिपोर्ट देखनी है ताकि मैं उसकी मेडिसिन की जांच कर सकूं। सबसे पहले मुझे उसकी मेडिसिन बदलनी होगी। विश ने हाँ में सिर हिलाया और वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। वो एक साथ इतनी सारी चीज़ों को फेस कर रही थी, लेकिन अब उसे पूरा ध्यान सिर्फ ट्विंकल पर देना था, क्योंकि अब इसका एक सही और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा था। इसीलिए उसने सोच लिया था कि अपना सारा समय सिर्फ ट्विंकल को देगी। चलो मैं तुम सबको ड्रॉप कर देता हूँ, अभय ने सिमरन को देखते हुए विश को कहा। अभय डायरेक्टर विश को देख नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विश को देखेगा तो वो उसे घूरते हुए देखेगी, जैसे निगाहों से ही खा जाएगी। सिमरन हंसते हुए बोलती है, थैंक यू मिस्टर कोटियन, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपनी कार लेकर आई हूँ और मेरा सामान मेरी गाड़ी में ही मौजूद है। अरे फिक्र मत करो यार, यहाँ से निकलकर मैं ट्विंकल को किसी दूसरे शहर में नहीं ले जाऊंगी। विश के घर ही जाएंगे, फिक्र मत करो, वहाँ पहुँचकर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तुम्हारी लिटिल स्टार अपने घर पहुँच गई है। सिमरन एकदम खुशमिजाज अंदाज में और मुस्कुराते हुए अभय से ये कहती है। तो अभय ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। ट्विंकल यहाँ आओ बेटा, हम घर के लिए निकल रहे हैं, विश ने ट्विंकल को देखते हुए कहा। तो उस बच्ची का चेहरा उतर गया। वो अपनी माँ की बात सुनती है, लेकिन उसकी निगाहें पूरी तरह से अभय के ऊपर ही थी। ट्विंकल अभी भी अभय के कोट के बटन से खेल रही थी, लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं और वो रोने जैसा चेहरा लेकर अभय को देखने लगती है। अब ने अपनी दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाया और उसके माथे पर चूमते हुए कहा, मैं बहुत जल्द अपनी लिटिल स्टार से मिलने आऊँगा, प्रॉमिस। ट्विंकल ने अपनी आशा भरी निगाहों से उसे देखकर कहा।
तो अभय मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाकर बोला, प्रॉमिस। ट्विंकल अपना हाथ उठाती है और अपनी छोटी उंगली आगे करते हुए कहती है, पिंकी प्रॉमिस। अभय की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो एक बार फिर से उस सिचुएशन पर था जहां पर उसे एक छोटी बच्ची को भरोसा दिलवाना था कि वो अपना वादा जरूर निभाएगा। उसने मुस्कुराते हुए ट्विंकल की छोटी उंगली में अपनी उंगली फंसाए और उसे देखकर प्यार से बोला, पिंकी प्रॉमिस। ट्विंकल अभय के गालों पर किस करती है और उसकी गोद से उतरकर विश के पास चली जाती है। विश ने अपने हाथ बढ़ा दिए तो ट्विंकल ने अपनी बाहें खोलकर विश की गोद में चली गई। विश उसे गोद में लेती है और उसके सिर को सहलाने लगती है। ट्विंकल ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। सिमरन ने हाँ में अपना सिर हिलाकर अभय से इशारे में कुछ कहा और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ चली गई। लेकिन अभय ने जब विश को देखा तो पाया कि उसने अभय की तरफ देखा भी नहीं और वो सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। उसे इस तरीके से इग्नोर करता देख अभय बस विश को ही देख रहा था। जब वो दरवाजे की तरफ चली गई तो ट्विंकल का चेहरा अभय की तरफ था। वो विश के कंधे पर अपने चेहरे को रखे हुए अभय को देखती है और अपने हाथों को हिलाकर कहती है, बाय रिची रिच अंकल। अभय उसे देखकर मुस्कुरा देता है और बस हवा में अपना हाथ हिलाता रह जाता है। लेकिन दरवाजा खत्म होने तक उसे एक आखिरी उम्मीद थी कि विश उसे पलट कर देखेगी। लेकिन ये उम्मीद उम्मीद बनकर ही रह गई और वो सब उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। विश का घर। विश, तुझे यकीन है कि ये डॉक्टर सच में इतनी दरिया दिल है या फिर बस पैसों के लिए ऐसा दिखावा कर रही है? जया ने धीरे से विश के कानों में सिमरन को देखते हुए कहा, जो सोफे पर सामने की तरफ बैठी हुई थी और ट्विंकल के साथ खेल रही थी। विश ने उसकी बात तो सुनी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी निगाहें सिर्फ सिमरन के ऊपर ही थी जो ट्विंकल के साथ पिलो फाइट खेलने में बिजी थी। तुम्हें ये शक क्यों हो रहा है? विश ने धीरे से जया के कानों में कहा। तो जया उसे देखकर कहती है, अरे यार, वो इतनी बड़ी डॉक्टर है तो फिर वो हमारे घर में रहने के लिए राजी कैसे हो गई? उसकी एक दिन की फीस लाखों में होगी, मेरा तो पूरा घर लाखों में नहीं है, ऊपर से इस पर लोन चल रहा है वो अलग। विश गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मिस्टर कोटियान ने डॉक्टर सिमरन को ट्विंकल के इलाज के लिए यहाँ बुलाया है। कह रहे हैं कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। इसके अलावा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। जया ने इस बात पर तंज करते हुए कहा, इसमें कोई शक की बात है क्या? वो एक अमीर आदमी है और एक अमीर डॉक्टर है। एक अमीर आदमी एक दूसरे अमीर आदमी का दोस्त होगा ही। विश हाँ में अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना सोचकर हैरान हूँ कि मिस्टर कोटियान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि उनके फैसले पर मैंने पहले विरोध जताया था, लेकिन जब मैंने सोचा कि ये ट्विंकल की भलाई के लिए है तो उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती हूँ कि सिमरन एक बहुत बड़ी और नामी डॉक्टर है और वो अपने काम में माहिर भी है। उसे देखकर मुझे लगता है कि मेरी ट्विंकल का इलाज अब सही तरीके से होगा। ये वही सारी बातें हैं जो मिस्टर कोटियान ने मुझे समझाई है। इसके अलावा मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं पता है। विश ने जया से कहा, लेकिन जया हैरानी से उसके चेहरे पर चिंता को देख रही थी। उसके चेहरे पर उस चिंता को महसूस करते हुए जया झुंझलाते हुए बोली, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं पता, विश ने बहुत ईमानदारी के साथ जवाब दिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि प्रॉब्लम क्या है। उसे राहत महसूस होनी चाहिए थी कि अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन न जाने क्यों फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि बीच में से कहीं से कुछ छूट गया है, कुछ है जो मिस हो गया है, लेकिन वो क्या है वो नहीं जानती है। विश ये सब सोच ही रही थी। उसका मन अधीर था और वो इस बारे में महसूस कर ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। उसने देखा ये एक अनजान नंबर है। एक अनजान नंबर को स्क्रीन पर देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। फ़ोन उठाने के साथ अपने कान पर फ़ोन को लगाकर वो कहती है, हेलो कौन? विश ने सामने वाली की बात सुनी और हर बढ़ते सेकंड के साथ उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। विश हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। ये कहने के साथ विश ने फ़ोन रख दिया। जया हैरानी से कहती है, क्या बात है विश, किसका फ़ोन था? विश जया को देखकर बोली, मैंने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, एक बहुत बड़ी कंपनी से फ़ोन आया है जहाँ पर मेरी जॉब का रिज्यूम में गया हुआ है। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है
वो लोग मुझे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हैं और मुझे ज्वाइनिंग के बारे में बात कर रहे थे। जिया ने खुश होते हुए कहा, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा रंग क्यों उतरा हुआ है? विश हैरानी से कहती है, अरे मैंने अब तक जितने भी काम किए हैं सब वेट्रेस के काम किए हैं या फिर सफाई के काम किए हैं। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी इतने अच्छे पोस्ट पर क्यों रखेगी, ये जानते हुए भी कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिया हैरानी से विश को देखकर कहती है, अरे तो प्रॉब्लम क्या है? पहले वेटर थी, हाउसकीपिंग में काम करती थी, हाँ तो इन सब का तेरी नई नौकरी से क्या लेना देना है? वो लोग तुझे जॉब देने के लिए तैयार हो गए हैं ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? भूल जा कि तू पहले क्या करती थी। अपने आने वाले काम पर ध्यान दे, कितनी अच्छी कंपनी में तुझे जॉब मिल रही है। लेकिन विश्ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं जिया मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये कंपनी इसका काफ़ी बड़ा ब्रांड है और मैंने इस पर बहुत पहले भी अप्लाई किया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे नौकरी नहीं दी और मुझे नौकरी देने में इन लोगों की कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तब जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गई थी तो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसने मुझसे कहा था कि वो एक वेटर को या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ को नौकरी देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उन्होंने मुझे नौकरी दी और किसी ने मुझे पहचान लिया तो उनकी कंपनी की इमेज खराब होगी। जिया भी उसकी बात सुनकर हैरानी से कहती है, ऐसी बात है, तब तो फिर सच में सोचने की बात है कि पहली बार इनकार करने के बाद वो लोग सामने से फ़ोन करके तुझे नौकरी क्यों दे रहे हैं। विश कुछ याद करने लगती है और तभी उसे याद आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल ही तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। अभय देव कोटियान के साथ उसका इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हुआ था। देश विदेश और हर जगह सबने उसे अभय के साथ देखा था और जिसने भी उसे अभय के साथ देखा था उन सबको अब यही लगता था कि विश अभय की गुड बुक में है। इंटरव्यू पर अभय ने विश की बहुत तारीफ की थी और उसकी प्रशंसा की थी। होना हो इस इंटरव्यू की वजह से ही विश को इस जॉब का ऑफर मिला है। विश अपने ख्यालों में ही थी कि जिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, अरे यार पुरानी बातें छोड़ दो, क्या मिला, कैसे मिला, किस लिए मिला, क्यों हो रहा है, ये सब जाने दो और बस इतना याद रखो कि इस नौकरी की तुम्हें ज़रूरत है। अब वो सामने से तुम्हें नौकरी दे रहे हैं तो हाँ बोल दो ना। देखो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ कि घर का रेंट मैं एक बार के लिए मैनेज कर सकती, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए तो तुम्हें पैसे जमा करने ही होंगे ना। और सबसे ज़्यादा हमारे पास ट्विंकल है, उसके इलाज के लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसके भविष्य के बारे में सोचो, उसके इलाज के बारे में सोचो। जिया की बात सुनकर विश अपने ख्यालों से बाहर होती है और हैरानी से जिया को देखने लगती है। बात तो उसकी सही ही थी, उसे अपनी बच्ची के भविष्य के लिए कुछ तो करना ही था ना। अभय के साथ कांटेक्ट में आने के बाद उसके पास जो भी पैसे थे वो सब उसने जिया की मॉम और उसके टेस्ट और मेडिसिन में खर्च कर दिए थे। इसके अलावा अब उसका कोई पेंटिंग एग्जीबिशन भी नहीं था। पिछली नौकरी से तो उसे कब का निकाला जा चुका था। उसके पास काम करने के लिए कोई पैसे नहीं थे। पिछले 1 महीने से तो वो अभय के दिए हुए पैसों पर ही जी रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहे थे। ऊपर से ट्विंकल का इलाज इतने बड़े डॉक्टर से हो रहा है। पैसे तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है जो उसे किसी भी कीमत पर चाहिए। उसने जिया को देखते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो जिया, मुझे ये नौकरी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं आज ही उन लोगों से मिलने जाती हूँ। कंपनी के जिस एम्प्लॉय ने अभी मुझे फ़ोन करके इस बारे में बताया था, उसने मुझे ये भी कहा है कि अगर मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो इंटरव्यू के लिए आज ही आ सकती हूँ। मैं आज ही जाकर उनसे मिलती हूँ और अपनी नौकरी कंफर्म कर लेती हूँ। उसकी बात सुनकर जिया मुस्कुराती है और हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, वैसे उस कंपनी का नाम क्या है जो तुम्हें नौकरी दे रही है? जिया एक्साइटेड होकर कहती है। तो विश उस कंपनी का नाम याद करने लगती है और जल्दी से कहती है, हाँ याद आया, ब्राइट एंड सनशाइन कंपनी। विश ने जैसे ही ये नाम बताया जिया हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम सनशाइन कंपनी में काम कर रही हो? तुम्हें पता है ये कंपनी कितनी बड़ी है? ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है विश कि तुम सनशाइन कंपनी में काम कर रही हो। देखो अगर तुम्हारी कंपनी में कॉस्मेटिक के अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट आए ना तो प्लीज़ मुझे वो ला कर देना। तुम्हें पता है उसका एक मस्कारा भी 5,000 का आता है और उसकी रोज पिंक लिपस्टिक उसे खरीदना तो मेरे लिए सपना ही बनकर रह जाएगा। तुम्हें पड़ोसी की कसम है, तुम मुझे ये लाकर दोगी। जिया किसी छोटे बच्चों की तरह उसे देखकर जिद करने लगी।
उसे ऐसा करता देख विश परेशान हो जाती है और वो हंसते हुए कहती है, ओ हस्तिनापुर की हसीना, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए हैं। अरे मैं अभी वहां पर जॉब इंटरव्यू के लिए गई भी नहीं हूँ, मेरा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हुआ है, मेरी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है और तुझे वहां के ब्रांडेड कॉस्मेटिक चाहिए। जिया आपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे यार मैं तो भूल ही गई, इतने बड़े ब्रांड का नाम सुनकर मैं खुद पागल हो गई कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। अच्छा चल ये सब चीज़ तो बाद में हो जाएगी, पहले जल्दी से जाकर इंटरव्यू के लिए तैयार हो जा। मैं तेरे डॉक्यूमेंट निकालती हूँ। आधे घंटे बाद विश अपने शीशे के सामने खड़ी थी। उसने एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और नीचे फॉर्मल ट्राउजर्स था। उसने अपने बालों को हाई पोनीटेल में बना रखा था और चेहरे पर बहुत ही हल्का लेकिन क्लासी मेकअप किया हुआ था। जिया ने उसके डॉक्यूमेंट की सारी फाइल एक साथ अटैच करके रेडी कर दी थी। वो दोनों कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं हॉल में सिमरन अभी भी ट्विंकल के साथ खेल रही है। बहुत ही कम समय में ट्विंकल और सिमरन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। सिमरन ने जब विश को देखा तो वो सिमरन के हाथों में वो वीडियो गेम देती है और खड़े होते हुए उसके पास आकर कहती है, इंटरव्यू के लिए जा रही हो। विश हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर एक नज़र ट्विंकल को देखकर सिमरन से कहती है, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो कोई बात नहीं, जिया घर पर ही है, वो ट्विंकल को संभाल लेगी, अक्सर वही संभालती आई है। उसकी बात सुनकर सिमरन हंस देती है और कहती है, अरे विश तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, ट्विंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने इंटरव्यू पर ध्यान दो और पास होकर ही लौटना, क्योंकि जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और पहली सैलरी आएगी तो मुझे तुमसे एक बहुत अच्छी सी पार्टी चाहिए। विश मुस्कुराते हुए सिमरन से कहती है, जी जरूर, बेस्ट ऑफ लक। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है।